नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश दम घुटता है में आपका स्वागत है। नीले आसमान को प्रदूषण ने काला कर दिया, खुली हवा में भी दम घुटता है। सुबह प्रदूषण कोहरा बनकर बरसता है तो सांस की नलियां भी अब सिकुड़ती जा रही हैं। पेड़ों का कटना, कंक्रीट के जंगलों का बनना, वाहनों की अंतहीन कतारें, फैक्ट्रियों की चिमनियों से उठते धुएं के गुबार। सरकारें शोर कर रही हैं और पर्यावरणविद चिंतनशील हैं, लेकिन नहीं मिल रही तो ताजी हवा। आखिर कब तक हम अपनी सांसों में जहरीली हवा घोलते रहेंगे और कब तक लोग बेवक्त काल के गाल में समाते रहेंगे? क्या अब हम लोगों के संभलने का वक्त नहीं आ गया है? अगले आधे घंटे में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। एयर पॉल्यूशन से कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मेडिकल रिसर्च जर्नल लेसेंट में छपी आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में ही वायु प्रदूषण से बीते साल 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की अचानक और बेवक्त हुई मौतों पर प्रदेश सरकार ने जो खर्च किया है, उससे जीडीपी के ऊपर भी बहुत असर पड़ा है और इसकी वजह से करीब 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहरीली हवा की जब भी बात होती है तो जहन में दिल्ली का ही नाम आता है, जहां हेल्थ इमरजेंसी लागू करनी पड़ी थी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश का हाल बहुत अच्छा है? क्या मध्य प्रदेश में ताजी हवा बहती है? क्या यहाँ की हरियाली वायु प्रदूषण पर भारी है? अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आईसीएमआर की 2019 की डेथ बर्डन रिपोर्ट आपको चौंका देगी। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल वायु प्रदूषण की वजह से प्रदेश में 1,12,009 लोगों की मौत हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा 54,101 मौतें घर के भीतर यानी हाउस होल्ड की प्रदूषित हवा के कारण हुई, जबकि एम्बिएंट यानी बाहरी प्रदूषण से 53,201 मौतें हुई। ओजोन गैस के कारण भी प्रदेश में 10,832 मौतें हुई हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, टाउनशिप डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उसके कोई नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और जो नियम के तहत उनको बोला जाता है कि आप प्लांटेशन कीजिए, तो प्लांटेशन को कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है कि उन्होंने प्लांटेशन किया, जिन कंडीशन पर उनको परमिशन दी जाती है वो प्लांटेशन हुआ कि, तो पेड़ों का कटाव सबसे ज़्यादा है। उसके बाद शहर बहुत कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उससे जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण जानलेवा है। देखिए, जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, और मैं देखता हूँ, एक तो जो कूड़ा कचरा प्रॉपर उठता नहीं है, और नगर निगम के जो स्टाफ के लोग होते हैं वो वहाँ पे आग भी लगा देते हैं, तो उससे भी प्रदूषण होता है, जो मैं मोहल्लों में देखता हूँ। उसके बाद सड़क पे जो टेम्पो चल रहे हैं उनका भी जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण से होता है। और इसमें कुछ जनता की खुद की भी गाड़ियाँ हैं, उनको भी लोग मेंटेनेंस नहीं कराते हैं। प्रदूषण के लिए जो उसका सर्टिफिकेट रहता है वो कंपलसरी कर दिया जाए तो बहुत कुछ उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जानकारों की माने तो प्रदेश में एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण से फेफड़ों का कैंसर, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अभी जो मध्य प्रदेश का स्थिति है वो भी बहुत अच्छा नहीं है वायु प्रदूषण के बारे में, और वायु प्रदूषण से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हम लोग रोज देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जो भी वायु प्रदूषण है वो ज़्यादातर जो आपकी प्रदूषण की हवा, प्रदूषित हवा है, वो आपके फेफड़ों में जाती है और आपको कई तरह की बीमारियों से ग्रसित कर देती है। जिसमें कुछ बीमारियां हैं, जैसे सांस की बीमारियां हैं, सीओपीडी बोलते हैं जिसको, जिसमें कि सांस लेने में समस्या होती है। और जो लंग के कैंसर हैं यानी फेफड़े का कैंसर है, और भी हार्ट की डिजीजेस, इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपए दे चुकी है, ताकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहर के प्रदूषण को कम किया जा सके, क्योंकि इन शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर दूसरे शहरों की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में आईसीएमआर की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि एमपी का संभलने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो हमारे संभलने का वक्त क्या नहीं आ गया है?
इसी सवाल को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनमें डॉक्टर सुभाष सी पांडे पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़े होंगे। डॉक्टर सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। इसके अलावा मेरे साथ जबलपुर से डॉक्टर ऋषि डाबर भी जुड़े हुए हैं। आप चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर ऋषि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ में। डॉक्टर सुभाष, शायद मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहूं कि जो रिपोर्ट अभी हमने देखी और ICMR ने जो डाटा दिया है कि पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान महज इसलिए चली गई क्योंकि हम प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, इस आंकड़े ने मुझे भी चौंका दिया। मैं जानना चाहूँगा कि क्या वाकई हम तेज़ी से खुद अपने विनाश की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं? हाँ सुहेल, मैं आपको बताऊं कि स्थिति कितनी गंभीर है जी। कि जैसे यदि आपके कैमरामैन दिखा पाएं तो मेरे पास जो है इस समय संसार का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इस समय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एपरेटस है। जी। इसको बोलते हैं एरोक्वाल सीरीज 500 मॉनिटरिंग एपरेटस है मेरे पास। ठीक, क्या बता रहा है ये? और ये जो एपरेटस है ये हवा की गुणवत्ता को नापने के लिए साफ साफ इसे निकाल सकते हैं। मेरा घर इस समय मेरे पास यहाँ अभी आपके फोटोग्राफर हैं, चारों तरफ ये ग्रीनरी से भरा हुआ है। ठीक। और मेरा घर बहुत फैल के है, ये हॉरिजेंटल बना हुआ है, उसके बाद भी इस समय एयर क्वालिटी जो है वो लिमिट से ज्यादा है। PM 2.5 का लेवल 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। इसमें अभी यहाँ पर इतनी चारों तरफ ग्रीनरी के बीच में भी 72 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और 95 से ऊपर जो है PM 10 का लेवल हो रहा है। यदि पार्टिकुलेट मैटर का लेवल पहले से ही इतनी शुद्ध, अभी ग्रीनरी के बीच में हवा जो है इतनी प्रदूषित हो गई है, तो अंदाज लगाइए कि इंडोर पॉल्यूशन का लेवल कैसा होगा, सड़कों पर रहने वालों का लेवल कैसा होगा, जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं उनके अंदर हवा का प्रदूषण कैसा होगा। यदि आप बहुत नटसेल में कहें तो इसका मतलब हम हमेशा ही पॉल्यूटेड एयर के बीच में ही रह रहे हैं। गलतफहमी ये है कि केवल दिल्ली की हवा प्रदूषित है। यानी हालांकि आंकड़े तो जो मध्य प्रदेश से आए वो भी चौंकाने वाले हैं। मैं लौटूंगा आपके पास और यकीनन बहुत गंभीर विषय है, चर्चा इस पर हमारी आगे जारी रहेगी। डॉक्टर ऋषि डाबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ऋषि, रिपोर्ट में आपने भी देखा और सुना होगा और मुझे भी सुनकर बड़ी हैरानी हुई। दरअसल हम सिर्फ एक जर्नल, हमारा विचार ये रहता है कि हम अगर ख़राब हवा में या धुएं भरी सांस को अपने भीतर ले रहे हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है या हमें फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमारी रिपोर्ट में दिखाया गया उसके हिसाब से तो हमारे शरीर के भीतर कई ऐसे रोग हैं, कई ऐसे विकार हैं जो महज इस खराब सांस की वजह से पैदा हो जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें दर्शकों के लिए कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारे भीतर जाकर सब कुछ खत्म कर सकती हैं। नमस्कार सोहेल जी। देखिए, अभी जैसा कि हमारे को ये बात पता होना चाहिए कि जो हम हवा अपने अंदर लेते हैं सांस के थ्रू, वो हमें कई तरह की बीमारियों से ग्रसित कर देती है। ठीक। अब जैसे डॉक्टर साहब अभी मेरे से पहले जो स्पीकर थे, वक्ता थे, उन्होंने पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में बात किया। जो 2.5 माइक्रोमीटर्स का जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसकी खासियत ये रहती है कि वो इतना छोटा रहता है कि वो आपके नाक के बालों से, फेफड़े से होकर सीधा लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। और हम लोग जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर तक नाप सकते हैं। उससे छोटे जो होते हैं वो पार्टिकल सीधे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं फेफड़े से, और उनसे जो है हार्ट अटैक, लकवा और लंग्स की बीमारियां, जैसे कि मैंने बताया COPD, यानी ऐसी बीमारी जिसमें कि लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है पार्टिकल या पॉल्यूशन की वजह से। फिर लंग कैंसर भी इसी का प्रकार है। बहुत समय तक अगर आप दूषित हवा में सांस लेते हैं तो आपको लंग कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो पेशेंट्स जिनको पहले से अस्थमा है उनका अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको दमे के अटैक दौरे बढ़ जाते हैं। इवन ब्रेन की पार्किंसंस डिजीज, मेमोरी लॉस, प्रेग्नेंट लेडी हो तो उनके में लो बर्थ वेट हो जाएगा, बच्चे का जन्म पे वजन कम हो जाएगा और बच्चे की ग्रोथ असर करेगी। ये सब जो बेसिक पोल्यूशन है उससे फर्क पड़ता है। और आज के समय में जब हम कोविड को फेस कर रहे हैं, कोविड भी पोल्यूशन से बहुत लिंक्ड है। अगर हम किसी पेशेंट में देखें कि कोविड के जो मरीज हैं जो कोविड से ठीक हो गए हैं लेकिन उनको निमोनिया हुआ है, उनके भी कमजोर फेफड़ों पे ये पोल्यूशन बहुत घातक हो सकता है। और इवन कोविड का दोबारा इन्फेक्शन भी मुझे लगता है कि दिल्ली में सेकंड वेव, थर्ड वेव की जितनी बातें हो रही है उसमें पोल्यूशन का बहुत रोल है और एयर पोल्यूशन का विशेषकर बहुत रोल है।
ये बड़ी गंभीर बात आपने बताई कि दिल्ली में जो कोरोना पलटा है उसकी वजह आप अगर इस खराब हवा आबो हवा को ठहराते हैं तो फिर ये स्थिति कई और जगहों पर भी हो सकती है। जैसे कि अभी सुभाष साहब कह रहे थे कि सिर्फ दिल्ली को ही हम इस बात के लिए इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि वहाँ की हवा ख़राब है। आप तो जहाँ बैठे हैं हरियाली के बीच बैठे हैं और आपने बताया कि आपका जो मीटर है वो ये खुद बता रहा है कि आपके घर के बाहर की हवा तक ख़राब है। सुभाष साहब, बहुत गंभीर विषय है और हमने अपनी रिपोर्ट से पहले ये भी कहा कि सरकारें इस बारे में बेहद गंभीरता के साथ बात करती हैं। पर्यावरणविद लगातार इसको लेकर सेमिनार्स करते हैं, अपने मशवरे देते हैं। एक बहुत गहन चिंतन समाज के भीतर इसे देखने को मिलता है। हम स्कूली पाठ्यक्रम में भी अच्छे पर्यावरण और ख़राब पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि पेड़ लगाओ, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, दरअसल जो बातें होती हैं, जो दावे होते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, आप उसमें कहीं मैच देखते हैं या फिर आपको लगता है कि बातें सिर्फ किताबों और संगोष्ठियों यानी सेमिनारों तक ही सीमित रह जाती हैं? हाँ सुहेल, देखिए मैंने 2016 में मध्य प्रदेश में एयर पॉल्यूशन के लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब अपने आदेश में कहा तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको ये एफिडेविट दिया कि हम अगले 6 महीनों के अंदर इसके लिए जितने भी मुकम्मल एपरेटस हैं वो हम खरीद लेंगे। इनके पास जब से मध्य प्रदेश बना है 1956 से आज तक एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के मुकम्मल एपरेटस नहीं है नापने के। कमाल। और मजेदार बात यह है कि जब ये इनके पास एपरेटस ही नहीं है तो इनके पास कैसे करेंगे? तो फिर इन्होंने मेरे सामने एफिडेविट दिया है मेरी याचिका पर, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनके पास सफिशिएंट एपरेटस ही नहीं है जिससे ये नाप सकें कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल एयर पॉल्यूशन का स्टेटस क्या है। यदि ऐसा नहीं होता तो कम से कम ये मध्य प्रदेश का एयर पॉल्यूशन लेवल क्यों नहीं निकाल पाते। दूसरी एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं खुद चूंकि एक रिसर्च स्कॉलर हूं, मैंने अपने लेवल अपनी रिसर्च टीम से 2018-19 में एक रिसर्च किया और भोपाल का जो एयर पॉल्यूशन स्टेटस है उसकी डिकेडल स्टडी की, 10 सालों की स्टडी की, और मैंने ये पाया कि केवल भोपाल राजधानी में ही पिछले 10 सालों में 5 लाख पेड़ काट दिए गए जिनकी आयु 50 साल या उससे अधिक थी। यदि पिछले 10 सालों में 5 लाख से अधिक पेड़ काट दिए गए हों तो अंदाज लगाइए कि उस शहर के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस या इकोलॉजी या एयर पॉल्यूशन की क्या स्थिति होगी। यदि ऐसी स्थितियां हैं जहां पर प्रशासन सो रहा है, जो मॉनिटरिंग एजेंसी हैं वो अकर्मण्य या नकारा साबित हो गई हैं, जनता जो है उसको समझता नहीं हो, तो हम ऐसी परिस्थितियों में यही सब होना था जो आप अभी बता रहे हैं। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर ऋषि डाबर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ऋषि, हमने देखा और जैसा कि सुभाष साहब कह रहे थे कि दावे बहुत हैं, वादे बहुत हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उस तरह की है नहीं जैसी होनी चाहिए। और भारत के भीतर हम दरअसल लोगों से ये उम्मीद भी कैसे करें कि वो अपने घरों के आसपास पेड़ लगाएं, हरियाली लगाएं। कितनी जनता के पास तो घर ही नहीं है, तो घर के पास फिर हरियाली क्या। और जो स्लम एरियाज़ में जहाँ पर वो जिस स्थिति में रहते हैं वो अपने घर में एक गमला भी नहीं रख सकते, ऐसे में शायद ये उम्मीद तो बेमानी है हिंदुस्तान के संदर्भ में कम से कम कि आप लोग खूब हरियाली लगाएं, खूब पेड़ लगाएं। लेकिन बतौर डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर क्या कोई इसका इलाज है या फिर हम सिर्फ विकास के नाम पर अपने इंसान और इंसानियत की बलि चढ़ाते चले जाएंगे और हल कुछ नहीं निकलेगा, हम लोग एक दिन काल के गर्त में समा जाएंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। जहाँ तक इसके इलाज की बात है तो जो हमारे कारण हैं जिनके कारण हम पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन के जो मेन कारण हैं, सरकार को और सारी दुनिया में अब इस ओर ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, एक हो गया आउटडोर एयर पॉल्यूशन और दूसरा इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो आउटडोर एयर पॉल्यूशन के जो भी कारण हैं, जैसे व्हीकल्स से निकलने वाला स्मोक है या पराली की समस्या के बारे में बात हो रही है, पराली जलाने का जो चलता है उसको अपन कैसे करें, जो कोयला बर्निंग होती है ठंड में खास तौर से क्या होता है कि जैसे आप अपने आप को आग तापने के लिए कूड़ा जलाना, कोयला जलाना, सिगड़ी जलाना, घर के अंदर चूल्हे का इस्तेमाल,
ये सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना, इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी वजह है जी। तो हमें इन चीज़ों के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हम 100 के नीचे हर पेशेंट हर शहर में ला सकें। जो हमारा 50 के नीचे हम आइडियली बोलते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए, पर हम ये मानते हैं कि 100 तक भी एक्सेप्टेबल है। हमारे दिल्ली शहरों में 600 जा रही है, मध्य प्रदेश में 150 से 200 जा रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये चीज़ें जो है हमें सुधार करने के लिए हमारे पास यही ऑप्शंस हैं कि व्हीकल्स का अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि इनका पॉल्यूशन अच्छा मेंटेनेंस हो, इनकी सॉलिड बर्निंग फ्यूल की, कोयले की, ये सब रुकवाई जाए ताकि इन चीज़ों पे पराली की विशेष प्रॉब्लम आती है और जब ठंड में विशेषकर इस सीज़न में जब पराली जलती है तो वो स्मॉग बन जाता है उसके साथ मिल करके। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार की ओर से जो भी ध्यान दिया जा सकता है वो मेरे ख्याल से लेकिन डॉक्टर साहब लगता नहीं है कि सिस्टम सिर्फ बातें जितनी गंभीरता से करता है, दरअसल ज़मीनी हकीकत उतनी गंभीरता के साथ वो इम्प्लीमेंट करेगा। किसानों को आप कैसे मना करेंगे कि पराली मत जलाओ? दरअसल फसल काटने के बाद जो उसके ठूंठ या नीचे के डंठल रह जाते हैं, अगर किसान उनको चुनना शुरू कर देगा तो हमारे यहाँ के किसान की हालत है, वो जिस गरीबी में हैं उसके लिए इस बात की शायद कोई गुंजाइश नहीं है कि वो एक मजदूर लगाकर पूरे डंठलों को चुनवाए, उनको किसी एक जगह पर रखे। उसे आसान यही लगता है कि जलाओ और ख़त्म करो, उसके बाद हल चला दो, बखर चला दो, पूरी ज़मीन को प्लेन कर दो। जिस तरह से बड़ी महामारियां दुनिया के अंदर हैं और हम उनके इलाज ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोरोना की, क्या मेडिकल साइंस अब किसी ऐसी दवा की तरफ नहीं बढ़ रहा डॉक्टर ऋषि साहब कि खाओ और अपने अंदर के सिस्टम को क्लीन करो? क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इंडस्ट्रीज़ को बेतहाशा बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर उसके ऊपर कोई चेक भी नहीं है कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाड़ियों के भीतर कितना धुआं निकल रहा है। पॉल्यूशन चेक के नाम पर चौराहों पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो कहते हैं आप पीयूसी सर्टिफिकेट ले जाइए, लेकिन दरअसल साहब पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपये भी कोई खर्च करता नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नेगेटिव आ गया तो फिर आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, गाड़ी सुधरवाना पड़ेगी। इसलिए लोग सोचते हैं कि धुआं निकल रहा है, निकलने दो। बताइए सर, कोई दवा आएगी जिसको खाएं और पूरा सिस्टम अपना क्लीन कर सकें? देखिए, इसमें दवा से ज्यादा जो हम सांस ले रहे हैं उसमें दवा का रोल कम है। जी, मुझे लगता है ये सबका अवेयरनेस है। सरकार का तो खैर है ही, सरकार का काम तो है ही, लेकिन जनरल लेवल पे जब तक हम सब जने नहीं करेंगे तब तक सिर्फ सरकार से भी मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं सारी चीजें समस्याएं कॉमन हैं, हम लोग सब फेस करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो पराली की हो, चाहे अपने व्हीकल का, अपने वाहन का खुद ही ख्याल रखना, ये हर आदमी की जिम्मेदारी है ताकि ये ना पेड़ ना कटें, जो ये संभव पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ दवा से इसका इलाज ढूंढना तो संभव नहीं होगा। जी, जो हम हवा अंदर ले रहे हैं वो अगर जहरीली है, वो प्रदूषित है, तो इसमें दवा का तो काम बहुत ज्यादा है नहीं। चलिए, सुभाष पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, डॉक्टर ऋषि डाबर ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपको अपने ध्यान रखना होगा। हमारे पास तब आइए जब आप बीमार हो जाएं, यानी उससे पहले आपको हम कोई भी उस बीमारी से बचने की दवा तो कम से कम नहीं दे पाएंगे। अब आप ये बताइए गंभीरता के साथ, क्या करें सर हमारे जैसे देश के लिए जहाँ पर जागरूकता की कमी है, लोगों के पास संसाधन नहीं है, और जैसा कि अभी हम डॉक्टर डाबर के साथ चर्चा कर रहे थे, अब लोगों के पास जिम्मेदारी है कि अगर उनकी गाड़ी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो ले जाएं मैकेनिक के पास, सुधरवाएं। लेकिन फिर तमाम चीज़ें आड़े आ जाती हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है, कलेक्टिव जिम्मेदारी नज़र नहीं आ रही सर, और दुनिया धीरे धीरे करके इस पूरी महामारी की तरफ आगे बढ़ रही है। इस पर सोहेल 2-3 चीज़ें हैं जी। देखिए, जो पराली की समस्या आप कह रहे हैं वो याचिका भी मेरी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लगाई गई थी और उस पर भी डायरेक्शन हुए हैं और कलेक्टरों को अलग से निर्देश गए हैं कि जब भी आप कोई हार्वेस्टर लगाएं तो उसमें एक्स्ट्रा रीपर लगाएं। एक्स्ट्रा रीपर वो चीज होती है कि जो जमीन के उपास से काटती है। इसका मतलब है कि जब जमीन के पास से कोई चीज काटेगी तो उसमें क्या होगा, ऊपर डंठल नहीं बचेगा और इसके कारण भूसा ज्यादा मिलेगा, तो उसके कारण जो है स्लॉटरिंग जो है, ये जो जानवरों की कटाई होती है वो रुकेगी और पॉल्यूशन अपने आप रुकेगा, जलाने की नौबत नहीं आएगी। एक बात हो गई। दूसरा ये है कि जब सरकार खुद ही अब नया जो कानून बनाया उसमें कह रही हर मकान के पास कहीं भी इंडस्ट्री लग सकती है, तो जब इंडस्ट्री कहीं भी लग जाएगी तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन उसी आदमी को झेलना पड़ेगा। जब सरकार खुद ही इंडस्ट्री कहीं भी लगाने के लिए मनमानी दे रही है किसी को, तो उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? ये तो सरकार को पहले आगे आना पड़ेगा
और उसके बाद इसको रोकना पड़ेगा। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश ऐसा अभागा क्षेत्र है जहां पर 1956 के बाद से किसी भी तरह के पुराने या नए वाहन को परमिट है कि आप चला सकते हैं। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने जो है डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के जो आवागमन पर चलाने पर रोक है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जिन वाहनों को दिल्ली में रोक दिया गया है वो सारे वाहन अब मध्य प्रदेश में आके बिक रहे हैं, ये गंभीर और हम है। उन्हीं वाहनों को अब देख रहे हैं। यदि वाहनों को किसी भी लिमिट के वाहन हो, चाहे वो 1956 का बना हुआ हो, चाहे वो 70 का बना हुआ, हर वाहन हमारे यहाँ चलाने की अनुमति होगी तो फिर वेहिकुलर पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही। और एयर पॉल्यूशन में 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन का है, वेहिकुलर पॉल्यूशन का है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, वो इंदौर में है, और इसीलिए इंदौर जो है कोरोना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रॉन था। लेकिन इस बात को सरकार और सरकार के नुमाइंदों को समझना होगा। वो चीजों की लिमिट होती है, वो हमारे अपने हाथ में नहीं होती एज सिटीजन, बाकी तो सरकार के हाथ में होती है। यदि सरकार नहीं चाहती तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सरकार नहीं चाहती तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डॉक्टर ऋषि डाबर साहब, आपके पास आना चाहूँगा। आप कई इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करते होंगे, और शायद, हालांकि मुझे जानकारी नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी हो सकता है आपने अटेंड किए हों। मैं जानना चाहूँगा दरअसल जो दूसरे देश हैं, और अगर हम उनको यूरोपियन कंट्रीज़ की खास कर बात करें, क्या उन्होंने कोई सिस्टम डेवलप किया है, या फिर वो लोग भी हमारी तरह इस समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर एक स्टैंड आगे या एक स्टेप आगे जाकर वो हमसे कहीं ज़्यादा इस चीज़ पर कंट्रोल पा चुके हैं, या वाकई सीरियस कोशिश में हैं कि कंट्रोल कर लिया जाए? देखिए, जैसा कि आप बाकी बात हो रही है फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में पॉल्यूशन को लेकर के नियम बड़े सख्त हैं। जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, डॉक्टर सुभाष साहब बता रहे थे कि जैसे 10 साल पुराने वाहन को आप अलाउ नहीं कर सकते, डीजल व्हीकल को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल। देखिए, ये जो हम लोग डाटा देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, PM 2.5, PM 10, ये सब डाटा हमें विदेशों से ही मिला है। ये सब रिसर्च विदेशों की है। उन्होंने ये रिसर्च इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को हमसे पहले समझ लिया था कि जो गंभीर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वो हमारे किस किस पार्ट पर असर डाल रहा है और क्यों उन बाकी चीज़ों पे असर आ रहा है। तो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उन लोगों का बड़ा ध्यान रहता है कि वो नॉर्म्स के अंदर रहे। तो कंपैरेटिवली चाइना जरूर इसका अपवाद है, चाइना में काफ़ी पोल्यूशन बोलते हैं कि है। डाबर साहब, कंपैरेटिवली फिर उनके यहाँ इस तरह के मरीज कम आते हैं क्या, जो जिससे हम लोग ज़्यादा जूझ रहे हैं? जी हाँ, COPD बीमारी जो फेफड़े की बीमारी है, उसका ज़्यादा प्रचलन इंडिया में है क्योंकि पॉल्यूशन और स्मोकिंग। अब जैसे स्मोकिंग भी एक, धूम्रपान भी एक समस्या है, इंडोर ऑयल पोल्यूशन भी करता है जी, तो वो भी जो है वो फॉरेन कंट्रीज में स्मोकिंग है। लेकिन ओवरऑल COPD जो एयर पोल्यूशन से होने वाली COPD है, उसका प्रेवलेंस, जब आपके पास एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी जी, तो आपको ऐसी बीमारियों से होने में कमी होगी दूसरे देशों में। तो ये चीज़ों पे तो ध्यान दिया ही जा रहा है। ठीक, हम तो पीछे हैं काफ़ी, हम तो उनको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल, एक बात कहना चाहता हूँ। जी सुभाष जी, कहिए। सुहेल, एक बात कहना चाहता हूँ। 1 महीने पहले ब्रिटेन की संसद ने इन्वायरमेंट इमरजेंसी घोषित कर दी है अपने देश में। इन्वायरमेंट इमरजेंसी घोषित कर दी है अपने देश में। इसके पहले नॉर्वे में और न्यूजीलैंड में इस तरह के पहले स्टेप लिए जा चुके हैं, जहां पर AQI 100 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। वो देश इतने अलर्ट हैं कि आगामी 10 साल का प्लान बना करके वो इन्वायरमेंट इमरजेंसी अपनी संसद में पास करके और इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर खुद हैं और जनता को अवेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो AQI है वो 1-1000 तो ऐसे पहुंच जाता है जैसे हाथ में लड्डू बट रहे हों। और ऐसी स्थितियों में हम कैसे कर सकते हैं कि सरकारें जब तक जिम्मेदार नहीं होंगी, हम और आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? दरअसल गंभीर इसलिए भी है ये मुद्दा कि हम विकासशील देश हैं और हमको हर वो कदम उठाना पड़ रहा है। 50 आना मतलब हमें हर वो कदम उठाना पड़ रहा है, और हमारी सरकारें भी इसलिए लिबरल नज़र आती हैं। वो चाहती हैं कि नए उद्योग लगें, नई इंडस्ट्रीज़ लगें, ताकि जो बेरोज़गारों की भीड़ इस वक्त देश में जमा हो रही है, उन्हें कहीं ना कहीं काम मिल सकें, हर हाथ को काम मिल सके। दरअसल काम मिलेगा तभी रोटी मिलेगी, और जब रोटी मिलेगी तभी इंसान शांत रह सकेगा। वरना जिस तरह के हालात और कई देशों के भीतर हो गए, कम से कम उस तरह के हालात तो हमारे भीतर नहीं होने चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या हम विकास के नाम पर पूरी इंसानियत को दांव पर लगा देंगे,
या फिर वाकई कोई गंभीर प्रयास किए जाएंगे, लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए और उसको ये बताया जाए कि आपका छोटा सा प्रयास भी इस पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को बचाने के लिए बेहद कारगर है। हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब इस दुनिया का रहने वाला हर शख्स इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। डॉक्टर सुभाष पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर ऋषि डाबर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।